मेरा नाम निधि है। मेरे पिता नहीं थे, सिर्फ मेरी माँ थी और एक भाई था। मेरे भैया की शादी हो चुकी थी और भाभी हम लोगों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहा करती थी। लेकिन फिर बाद में मैं उनके लिए बोझ लगने लगी थी। इसलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ और भैया पर दबाव बनाना शुरू किया था कि अपनी बहन की शादी कर दो, क्योंकि लड़कियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही बेहतर रहता है। यही वजह थी कि मेरी शादी बहुत जल्दी में हो गई। इतनी जल्दी में मेरी शादी की गई थी कि लड़के का बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया गया था। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मेरा होने वाला पति 28 साल का था। मेरी माँ को तो ये रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे भैया और भाभी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी यहाँ करवा दी थी और माँ से कह दिया कि वहाँ पर निधि बहुत खुश रहेगी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी ननद और मेरी सास थी। मेरा ससुराल का घर भी बहुत छोटा था। जैसे तैसे मैं यहाँ पर गुजारा कर रही थी। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन गुजर रही थी, वैसे वैसे मेरे ससुराल वालों की हकीकत मेरे सामने खुलकर आने लगी थी। इस घर में कोई भी नहीं कमाता था सिवाय मेरी सास के। वो अस्पताल में डिलीवरी कराती थी, शायद नर्स थी। मेरा पति तो एक नंबर का नीच इंसान था। पिछले 3 महीनों से मेरी सास बस एक ही डिलीवरी करवाई थी और अभी तक उन्हें उसके पैसे भी नहीं मिले थे, जिसकी वजह से हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया था और हम लोगों के लिए भूखा रहने की नौबत आ चुकी थी। मेरी सास ने अपने बेटे को कोई काम करना नहीं सिखाया था। मेरा पति बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान था। मेरी ननद भी बहुत बिगड़ी हुई थी। न जाने किस किस लड़के से अफेयर चल रहा था। वो हर टाइम किसी न किसी लड़के से फ़ोन पर बात करती थी। इस घर में किसी की अपनी कोई इज्जत नहीं थी। हर कोई अपनी मर्जी से जी रहा था, लेकिन मेरे ऊपर तो बहुत सारी पाबंदियां थीं। मैं तो इस घर में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। अभी मैं और मेरी सास राशन के बारे में ही बात कर रहे थे कि अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मेरी सास ने मुझसे कहा, जाओ दरवाजे पर जाकर देखो कि कौन आया है। मैंने फ़ौरन ही अपनी सास की आज्ञा का पालन किया था और जाकर दरवाजे पर पूछा कि कौन है। फिर मुझे एक आदमी की आवाज़ आई, जिसने मुझे कहा कि मैं अर्जुन हूँ और मैं सिस्टर अनीता के साथ ही काम करता हूँ। उनके कुछ पैसे मेरे पास थे, बस वही देने के लिए आया हूँ। दरअसल पिछली डिलीवरी केस की पेमेंट आज हुई थी, बस वही देने के लिए आया हूँ। फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और फिर उस आदमी ने मुझे नमस्ते करके मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहने लगा कि ये सिस्टर अनीता को दे देना। मैंने हाँ जी करते हुए सर हिला दिया था। मैंने लिफाफा फ़ौरन ही अपने हाथों में पकड़ लिया था और मैं उस लिफाफे को लेकर अपनी सास के कमरे में जाने ही वाली थी कि फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लिफाफे को खोल कर देखूं कि एक डिलीवरी करने के आखिर मेरी सास को कितने पैसे मिलते हैं। इसलिए मैं सीधा किचन में आ गई और पैसे गिनने के लिए मैंने जैसे ही उस लिफाफे को खोला तो वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस लिफाफे में हजारों के हिसाब से पैसे नहीं थे, बल्कि लाखों के हिसाब से पैसे रखे हुए थे, जिनको देखकर मैं हैरान हो गई थी और सोचने लग गई थी कि डिलीवरी करने के इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते। फिर उस आदमी ने मेरी सास को आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी है। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई थी, तो मैंने जल्दी से ये सारे पैसे लिफाफे में डाल दिए थे और खुद को काम में बिजी दिखाने के लिए काम में लग गई। फिर कुछ देर के बाद मेरी सास किचन में आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि बाहर कौन आया था। मैंने घबराते हुए उनसे कहा कि कोई अर्जुन नाम का आदमी आया था, वो आपके लिए लिफाफा लेकर आया था। मैंने उनको लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, तो मेरी सास ने मेरी बात सुनकर उस लिफाफे को मेरे हाथ से ज़ोर से खींच लिया और मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने के साथ घूरते हुए मुझसे पूछा कि जब वो इस लिफाफे को मेरे लिए देकर गया तो तुम इसे मुझे देने की बजाय अपने साथ किचन में क्यों लेकर आ गई। फिर मेरी सास ने मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या तुमने इस लिफाफे को खोल कर देखा है। अब मुझे अपनी सास के इस अंदाज से डर लगने लगा था, इसलिए मैंने घबराते हुए फ़ौरन उन्हें नहीं में सिर हिला दिया और कह दिया कि मैंने तो इसे छूकर भी नहीं देखा। मैंने बहाना बनाते हुए उनसे कहा कि मैं गैस पर दूध रखा हुआ भूल गई थी, दूध कहीं उबलकर चूल्हे पे ना आ जाए। बस इस वजह से मैं फ़ौरन पहले किचन में आ गई और सोचा कि आपको ये लिफाफा बाद में दे दूंगी। मुझे यकीन हो गया था कि सच में दाल में कुछ काला ज़रूर है। कहीं ये बच्चा बेचने का काम तो नहीं करती, क्योंकि बच्चा पैदा करने के
इतने पैसे तो कहीं भी नहीं मिलते हैं। बड़ी से बड़ी डॉक्टर भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेती है जितना कि नर्स बनकर डिलीवरी करने वाली मेरी सास को मिल रहे थे। और मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरी सास डिलीवरी के नाम पर ऐसा क्या काम करती है जो उनको लाखों के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। फिर शाम को मेरी सास और ननद दोनों ही घर का राशन लेने के लिए चली गई। घर वापस आने पर वो दोनों लगभग 6 महीने का राशन लेकर आई थी और साथ में दोनों माँ बेटी ने अपने लिए खूब सारी शॉपिंग भी की थी। मैंने आज तक अपनी सास और ननद को कभी भी कोई नॉर्मल चीज़ इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, बल्कि ये दोनों ही हमेशा से ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थी और उनके पास महंगी ज्वेलरी और महंगे परफ्यूम भी होते थे, जिनको देखकर मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर इनके पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें कहाँ से आती हैं, जबकि यहाँ पर तो कोई कमाने वाला भी नहीं है सिवाय मेरी सास के, और वो भी सिर्फ एक मामूली सी नर्स है जो कि कभी कभी ही डिलीवरी करने के लिए जाती है। और इस काम में इतने पैसे नहीं आते कि कोई भी इतनी महंगी चीज़ें खरीद सके। मेरा पति तो कोई काम ही नहीं करता था, बल्कि वो तो हर वक्त नशे में धुत रहता था। मेरा पति आदित्य सुबह होते ही घर से निकल जाता था और रात को नशे की हालत में घर वापस लौटता था। शादी के शुरू शुरू के दिन में मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आदित्य को समझाऊं कि वो नशा करना छोड़ दे, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर ही नहीं होता था, बल्कि वो तो मुझे मारने लग जाता था। मैंने इस बारे में कई दफ़ा अपनी सास को भी बताया था कि आदित्य मुझे हर रोज़ जानवरों की तरह पीटता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरी बेइज्जती करने लग जाती और मुझसे कहती कि आखिर तुम ऐसी हरकतें ही क्यों करती हो जिसकी वजह से तुम्हें मार खानी पड़े। मेरी सास आदित्य को समझाने की बजाय उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती थी और हमेशा बेटे की साइड लेती थी। मुझसे कहती थी कि इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है। मेरा पति भी मुझे मारता था। मैं तो उसकी शिकायत लेकर कभी अपनी सास के पास नहीं गई थी, बल्कि मैंने तो अपने पति के सामने कभी उफ तक नहीं किया था। पता नहीं आजकल की ये कैसी लड़कियां हैं, इनमें तो शर्म नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, जो अपने पति की बुराइयां करती हैं और अपने कमरे की बातें बाहर आकर सबको बताती हैं। सास की बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत सिर्फ एक नौकरानी जितनी ही थी। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं और आदित्य से तलाक ले लूं। क्या फ़ायदा ऐसे घर में रहने का जहां पर आपकी इज्जत ही ना हो। मैं अपनी मम्मी से आदित्य के रवैये के बारे में बताती तो मम्मी हमेशा मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली देती थी और समझाने लग जाती थी और मुझसे कहती थी कि बेटा जो होना था वो तो हो ही गया है, इसलिए अब तुम सब्र करना सीखो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं दिल ही दिल में ये भी सोचती थी कि पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा और पता नहीं उस वक्त तक मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद आदित्य ने मुझे बहुत मारा कि मैं बेहोश हो गई थी। मेरी नाक और मुंह से खून निकलने लग गया था। तो मेरी सास और ननद दोनों बहुत डर गई थी कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। वो फौरन मुझे अस्पताल ले गई थी और फिर उन्होंने मेरी मम्मी को भी खबर दे दी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मुझे होश आया तो होश में आते ही मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई थी। अनीता बहन मुझे बता रही थी कि उसके मना करने के बावजूद भी तुम छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। मम्मी की बात सुनकर मैंने नफरत भरी निगाहों से अपनी सास को देखा था। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में इशारा करके मुझे चुप रहने के लिए कहा था। मैं मम्मी के साथ मायके आ गई थी, मगर मुझे वहाँ जाने पर भी सुकून नहीं मिला था, क्योंकि मेरे वहाँ पर जाते ही मेरी भाभी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द अपने घर वापस चली जाऊँ। 3 दिन के बाद ही मैं अपने ससुराल वापस चली आई थी, क्योंकि भाभी ने मेरा वहाँ पर रुकना मुहाल कर दिया था। ससुराल जाते ही मेरी सास मुझे देखकर मुझ पर तंज कसने लगी थी और मुझसे बोली कि बस सिर्फ 3 दिन ही रखा तुम्हारी माँ ने तुम्हें, और तुम्हारा 3 दिनों में शौक पूरा हो गया मायके में रहने का। मेरे ससुराल वालों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा सकता था कि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि फिर कुछ दिनों के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं इस खबर पर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। मेरे ससुराल वाले मेरी कद्र करने लग जाएं। मेरी सास को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो बहुत खुश हुई थी, लेकिन मेरे कदमों तले ज़मीन तब निकली जब मैंने अपनी सास को ननद से ये कहते हुए सुना कि अगले 1 साल का खर्चा तेरी भाभी से निकल जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और सोचने लग गई
कि पता नहीं मेरी सास और मेरी ननद मेरे साथ क्या करने वाली है। अब मैं हर वक्त बहुत परेशान रहती थी। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद एक आदमी फिर से हमारे घर आया था, तो मैं छुपकर सास और उसकी बातें सुनने लग गई थी, ताकि पता लगा सकूं कि ये लोग डिलीवरी के बहाने आखिर ऐसा क्या काम करते हैं कि एक दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। वो मेरी सास से कह रहा था कि अनीता जी, जल्दी से मेरे साथ चलो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो गया है। तो मेरी सास ने उसे अजीब लहजे में कहा, कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? तो वो जल्दी से बोला, मेरे घर। उसकी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं डिलीवरी करने किसी के घर नहीं जाती, बल्कि लोग मरीजों को मेरे पास लेकर आते हैं। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पत्नी को अभी लेकर आता हूँ। मेरी सास ने कहा, यहाँ पर मत लाना, बल्कि मैं तुम्हें पता बताती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को वहाँ पर ले आओ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज़रूरत का सारा सामान होता है। फिर उस आदमी के साथ साथ मैंने भी वो पता याद कर लिया था और फिर जल्दी से जाकर मैं अपने कमरे में लेट गई। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम घर का ख्याल रखना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। उनके जाने के 15 मिनट के बाद मैं भी उनके बताए हुए पते पर पहुँच गई और वहाँ का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ था, क्योंकि वो लोग बच्चों को खरीदने बेचने का काम नहीं करती थी, बल्कि वो लोग तो बच्चों को पैदा करने के बहाने ऑपरेशन करती थी और साथ में प्रेग्नेंट औरतों का गुर्दा भी निकाल लेती थी और अपनी मुंह मांगी कीमत पर बेचा करती थी। ये सारा मंजर देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी और मेरी सास ने मुझे देख लिया था। सास ने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे मारने लगी कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच गई, क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया था और उनसे कहा था कि इस पते पर एक गैरकानूनी अस्पताल बना हुआ है जहाँ पर बच्चों को बेचा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही था। पुलिस ने आकर फौरन ही मेरी सास को पकड़ लिया। मेरी ननद ने मुझे बहुत तेज़ धक्का दिया और बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं ज़मीन पर गिर गई थी और गिरते ही मुझे बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। मैं तड़पने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। मेरी सास और ननद को उम्र कैद की सज़ा हो गई और इसके बाद मैंने आदित्य से तलाक ले लिया, क्योंकि ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा जो औरत की इज्जत करना ही ना जानता हो। इस सब के बाद मैंने सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोल ली और एक लंबे अरसे के बाद सुकून की ज़िंदगी बिताने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।